गुड इवनिंग फ्रेंड्स। बीएस गुरु एजुकेशन की तरफ से मैं भूपेंद्र सिंह एक बार आपको एक लिए फिर करंट अफेयर्स लेकर आया हूँ। चलिए देखते हैं आज के लिए किस तरह से इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ आ रही हैं हमारे पास उनके विषय में चर्चा करते हैं, जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं या आपके परीक्षा में इनके इर्द गिर्द सवाल आ सकते हैं। फ्रेंड्स, बीएस गुरु एजुकेशन आपके लिए द हिंदू, डाउन टू अर्थ, इंडियन एक्सप्रेस जैसे न्यूज़पेपर्स के न्यूज़ को लाता है। कृपया इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और आपको ये बिल्कुल हिंदी में कन्वर्ट करके आपके पास पहुंचाता है। फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड सर्किल में से ज़्यादा मात्रा में लोगों तक पहुंचाएं ताकि इसका लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोग उठा सकें। थैंक यू फ्रेंड्स। चलते हैं हम अपने पहले न्यूज़ की तरफ। फ्रेंड्स, एक डिबेट है कि क्रीमी लेयर डिनोट्स रिलेटिवली फॉरवर्ड बेटर एजुकेशन एंड सोशल एडवांस मेंबर ऑफ द ओबीसीज। यहाँ पर फ्रेंड्स एक बात कही गई है क्रीमी लेयर की। अब ये क्रीमी लेयर क्या होता है? जैसे फ्रेंड्स, दूध से अगर दही बनाया जाता है और उससे मक्खन निकाल लिया जाता है, यानी क्रीम उसकी निकाल ली जाती है, उसी प्रकार से समाज में ओबीसी यानी अदर बैकवर्ड कास्ट यानी पिछड़ी जातियों में से एक कुछ लोग ऐसे हो चुके हैं जो लोग काफ़ी संपन्न हो गए हैं, यानी जो एजुकेशनली, सोशली और इकोनॉमिकली तीनों स्टेटस से काफ़ी अच्छे हो गए हैं। उन ओबीसी कास्ट को क्रीमी लेयर के अंतर्गत डाल करके उनको आरक्षण का लाभ का फ़ायदा ना मिलने के लिए, ऐसा है क्रीमी लेयर का थीम। यानी क्रीमी लेयर एक तरीके से वो वर्ग होगा जिसे ओबीसी आरक्षण जो कि 27% है, यानी 27% है, वो आरक्षण उन्हें प्राप्त नहीं होगा। अब ये क्रीमी लेयर होती क्या है? फ्रेंड्स, कुछ लोग जो ओबीसी के दायरे में आते थे, जैसे कि वो आईएएस अधिकारी हो गए या ए ग्रेड की लेवल की सर्विस करने लग गए या किसी उच्च पोस्ट पर हो गए, या वो समाज में काफ़ी अच्छी पोजीशन से अपने सामाजिक स्तर को उन्होंने सुधार लिया अपने इनकम के द्वारा। यानी किसी भी व्यक्ति की जिसकी इनकम काफ़ी अच्छी हो और उसका सामाजिक स्तर सुधरा हुआ हो और वो एजुकेटेड हो, बहुत शिक्षित हो, उसे हम क्रीमी लेयर के दायरे में मानते हैं। तो फ्रेंड्स, जो ये टर्म है क्रीमी लेयर, इसको सत्यनाथ कमीशन ने 1971 में इंट्रोड्यूस किया था, बताया था, विच रिकमेंडेड दैट क्रीमी लेयर शुड बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कोटा बेनिफिट्स। यानी ओबीसी का जो कोटा है उससे उन्हें बाहर कर दिया जाना चाहिए, ऐसा इसमें कहा गया था। क्रीमी लेयर मैंने जैसा कि बताया फ्रेंड्स, वो लोग हैं, वो कास्ट के वो लोग हैं ओबीसी के जिनका स्टेटस काफ़ी अच्छा हो गया है, समाज में वो काफ़ी अच्छी पोजीशन पर हैं, उनके लिए मैटर आया हुआ है। फ्रेंड्स, इंदिरा साहनी जजमेंट 1992 में आया, यानी कोर्ट ने एक जजमेंट सुनाया था जो कि इंदिरा साहनी जजमेंट था 1992 में। इसको सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया था दैट द क्रीमी लेयर, इसमें क्रीमी लेयर के विषय में बताया था, एमंग ओबीसीज फॉर बी एक्सक्लूडेड फॉर कोटा बेनिफिट्स, उनको इस कोटा बेनिफिट से हटा दिया गया था। किसके द्वारा? इंदिरा शाही जजमेंट के द्वारा। आफ्टर ए कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जजमेंट इन 2018, द कॉन्सेप्ट इज अप्लीकेबल ऑल्सो टू SC/ST ऑब्लिक कम्युनिटीज़। यानी कुछ समय के बाद जो 2018 में एक कॉन्स्टिट्यूशन जजमेंट बेंच बनी, उसमें इस SC/ST के लिए भी इसको देखा गया। फ्रेंड्स, जो जो वर्ड है क्रीमी लेयर, वो ओबीसी के कोटे को, यानी जिन व्यक्तियों की पर एनम इनकम 8 लाख पर एनम है, उन्हें क्रीमी लेयर के अंतर्गत लाता है, और जिन व्यक्तियों की 8 लाख इनकम होगी वो काफ़ी अच्छी पोजीशन में होंगे हमारे समाज में, यही बात ये कहना चाहता है। फ्रेंड्स, देखते हैं कुछ और भी इसके प्रावधान हैं जो एक क्यों न्यूज़ में है इस विषय में। फ्रेंड्स, अभी भी फ़िलहाल हरियाणा गवर्नमेंट ने एक याचिका दायर की है और सर्वोच्च न्यायालय में कहा है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि आरक्षण के दायरे से बाहर करने के उद्देश्य से पिछड़े वर्गों में से क्रीमी लेयर को तय करने के लिए आर्थिक मानदंड एकमात्र आधार नहीं हो सकता। यदि फ्रेंड्स कोई पैसे वाला हो जाए
तो उस स्थिति से कोई उसे ये नहीं कह सकता कि तुम्हारे को ओबीसी कोटे से बाहर कर दिया जाए, यानी ये तुम क्रीमी लेयर में आते हो। बिकॉज क्योंकि यदि उसका सामाजिक स्तर और उसका एजुकेशनल स्तर उच्च नहीं है तो केवल उसके आर्थिक स्थिति के हिसाब से हम उसे ओबीसी के क्रीमी लेयर में नहीं रख सकते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय यह याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिसमें हरियाणा सरकार द्वारा क्रीमी लेयर के लिए मानदंड तय करते हुए पिछड़े वर्गों के पूरी तरह से आर्थिक आधार पर उपवर्गीकृत करने वाली 2 अधिसूचनाओं को चुनौती दी गई थी। फ्रेंड्स, सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आया था वर्ष 2000 में, जिसमें इंदिरा साहिनी द्वितीय मामले में दिए गए फैसले को आत्मसात किया गया। तो इस हरियाणा की अधिसूचनाओं के लिए केवल आय के आधार पर क्रीमी लेयर्स की पहचान करके इंदिरा साहिनी फैसले में घोषित कानून का उल्लंघन है। यानी अगर कोई व्यक्ति कहे कि मैं एजुकेशनली और सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ हूँ, तो वो अगर आर्थिक रूप से सक्षम है तो हम उसे नहीं कह सकते कि यू आर इन द क्रीमी लेयर, तुम क्रीमी लेयर में हो। फ्रेंड्स, क्रीमी लेयर के बहिष्कार का आधार केवल आर्थिक नहीं हो सकता। सरकार किसी पिछड़े समुदाय के व्यक्ति को केवल इस आधार पर आरक्षण देने से इनकार नहीं कर सकती कि वह अमीर है। सामाजिक उन्नति, सरकारी सेवाओं में उच्च रोजगार आदि यदि तय करने में समान भूमिका निभाते हैं कि क्या ऐसे व्यक्ति क्रीमी लेयर से संबंधित हैं और उसे कोटा लाभ से वंचित किया जा सकता है। फ्रेंड्स, ओबीसी से संबंधित कुछ संवैधानिक प्रावधान हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15(4) और 15(5) और 16(4) राज्य को सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों यानी SC/BC की सूची घोषित करने और पहचान करने की शक्ति प्रदान करते हैं। भारत में केंद्र और प्रत्येक राज्य द्वारा अलग ओबीसी सूची तैयार की जाती है, यानी केंद्र सरकार अलग ओबीसी की सूची तैयार करेगी और प्रत्येक राज्य उनकी अलग ओबीसी सूची तैयार करते हैं। फ्रेंड्स, रोहिणी आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत 2017 में किया गया। रोहिणी आयोग का गठन, इसका गठन जो है केंद्रीय ओबीसी सूची में 5000 विषम जातियों को उपवर्गीकृत करने के कार्य को पूरा करने के लिए किया गया था। 127वां संविधान संशोधन विधेयक 2021 यानी जिसमें SC/BC की पहचान करने के लिए राज्यों की शक्ति को पुनर्स्थापित करता है और जिन्हें आमतौर पर ओबीसी कहा जाता है। मई में मराठा आरक्षण के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 102वें संविधान संशोधन अधिनियम को बरकरार रखने के बाद इसमें संशोधन की आवश्यकता थी। वर्ष 2018 के 102वें संविधान संशोधन अधिनियम ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया और राष्ट्रपति को किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए SC/BC की सूची को अधिसूचित करने का अधिकार दिया। फ्रेंड्स, अगला मामला है अगली न्यूज़ है हमारी निजता का आधार, निजता का अधिकार। एक अभिनेत्री द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई थी जिसमें उनकी सहमति के बिना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अपलोड किए गए वीडियो को हटाने का अनुरोध किया गया था। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि महिला के निजता के अधिकार की रक्षा की जानी चाहिए। वहीं दूसरे ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ने अपनी प्रकाशित करने के अधिकार का तर्क दिया, क्योंकि जिस प्लेटफॉर्म ने उस न्यूज़ को प्रकाशित किया उसने कहा यह भी मेरा भी अधिकार है कि मैं इस न्यूज़ को पब्लिश कर सकूं। प्रमुख बिंदु कुछ इस प्रकार हैं इसके। न्यायालय ने स्पष्ट किया निजता के अधिकार में भूल जाने का अधिकार और अकेले रहने का अधिकार भी शामिल है। यदि कोई व्यक्ति निजता के अधिकार की बात करता है, इसे आर्टिकल 21 यानी अनुच्छेद 21 के अंतर्गत रखा गया है। और यदि कोई व्यक्ति निजता के अधिकार की बात करता है तो भूल जाने का अधिकार और अकेले रहने का अधिकार भी उसमें शामिल है। निजता के अधिकार के बारे में पुट्टा स्वामी बनाम भारत संघ 2017 मामले में निजता के आधार को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मौलिक अधिकार घोषित किया गया था। निजता के अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन का अधिकार एवं व्यक्ति स्वतंत्रता के आंतरिक हिस्से के रूप में और संविधान के भाग 3 द्वारा गारंटीकृत स्वतंत्रता के एक हिस्से के रूप में संरक्षित है। फ्रेंड्स, भूल जाने का जो अधिकार है यह एक व्यक्ति को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध अपनी व्यक्तिगत जानकारी को इंटरनेट, सर्च डेटाबेस, वेबसाइटों या किसी अन्य सार्वजनिक प्लेटफॉर्म से हटाने का अधिकार देता है जब संबंधित व्यक्तिगत जानकारी आवश्यक या प्रासंगिक न रह जाती है।
इसी प्रकार से गूगल स्पेस मामले में यूरोपीय संघ न्यायालय ने द्वारा 2014 में एक निर्णय के बाद भूल जाने के अधिकार का महत्व काफ़ी बढ़ गया। भारतीय संदर्भ में पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ 2017 मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि भूल जाने का अधिकार निजता के अधिकार का एक हिस्सा है। मूल तौर पर भूल जाने का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत निजता के आधार से, अनुच्छेद 14 के तहत गरिमा के अधिकार से में आता है। निजी व्यक्तियों के खिलाफ परिवर्तनशील प्रयोग आरटीबीएफ का प्रयोग आमतौर पर एक निजी पार्टी, एक मीडिया या समाचार की वेबसाइट के खिलाफ किया जाएगा। इससे यह सवाल उठता है कि क्या निजी व्यक्ति के खिलाफ मौलिक अधिकारों को लागू किया जा सकता है, जो आमतौर पर राज्य के खिलाफ लागू होता है। केवल अनुच्छेद 15(2), अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 23 एक निजी पार्टी, एकल स्वामित्व वाली किसी कंपनी को व्यक्तिगत अधिनियम के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करते हैं, जिससे संविधान के उल्लंघन के आधार पर उन्हें कोर्ट के द्वारा संविधान में उसका उल्लंघन माना जाएगा। फ्रेंड्स, हमारी अगली न्यूज़ है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लॉन्च किया गया था। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया जा रहा था इसको। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना और संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को परिवर्तित कर दिया गया और इसका उद्देश्य क्या था कि फसल के खराब होने की स्थिति में एक व्यापक बीमा कवर प्रदान करना, जिससे किसानों की आय को स्थिर करने में मदद मिले। इसका क्षेत्रीय दायरा वे सभी खाद्य और तिलहन फसलें, वार्षिक वाणिज्यिक बागवानी फसलें जिनके लिए पिछली उपज के आंकड़े उपलब्ध हैं। बीमा किस्त इस योजना के तहत किसानों द्वारा दी जाने वाली निर्धारित बीमा किस्त प्रीमियम खरीफ की सभी फसलों के लिए 2% और रबी फसलों के लिए 1.5%। यदि फ्रेंड्स खरीफ की फसल की बात करते हैं तो 2% और रबी की फसल की बात करते हैं तो 1.5%। रबी में फ्रेंड्स गेहूं के समय होने वाली फसलें आती हैं और खरीफ में जिस वक्त धान की फसल होती है, इस समय के फसलें रबी के सीज़न में खरीफ के सीज़न में आती हैं। वार्षिक वाणिज्यिक तथा बागवानी फसलों के मामले में बीमा की किस्त 5% किसान को देनी होती है। किसानों की देयता के बाद बची बीमा किस्त की लागत का वहन राज्यों और केंद्र सरकार द्वारा सब्सिडी के रूप में बराबर साझा किया जाता है। हालांकि पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में केंद्र सरकार द्वारा इस योजना के तहत बीमा किस्त सब्सिडी का 90% दिया जाता है। कार्यान्वयन पैनल में शामिल सभी बीमा कंपनियों द्वारा यानी कंपनी एजेंसियों का चयन संबंधित राज्य द्वारा बोली के माध्यम से किया जाता है। फसल बीमा योजना 2.0 को वर्ष 2020 के खरीफ सीजन में नया रूप दिया गया। इसकी मुख्य विशेषताएं कुछ इस प्रकार हैं। पूर्ण रूप से स्वैच्छिक, अब फसल बीमा को किसानों के लिए स्वैच्छिक कर दिया गया है। वर्ष 2020 के खरीफ सीजन में से यह सभी किसानों हेतु वैकल्पिक है। इससे पहले की जो योजना थी, अधिसूचित फसलों के लिए फसल ऋण यानी किसान क्रेडिट कार्ड खाते का लाभ उठाने वाले ऋणी किसानों के लिए यह योजना अनिवार्य थी। केंद्रीय सब्सिडी की सीमा, कैबिनेट ने इस योजना के तहत प्रीमियम दरों को असिंचित क्षेत्रों फसलों के लिए 30% और सिंचित क्षेत्रों के लिए 25% तक सीमित करने का निर्णय लिया है। उल्लेखनीय है कि इन प्रीमियम दरों के आधार पर ही केंद्र सरकार द्वारा 50% सब्सिडी का वहन किया जाता है। राज्यों को अधिक नम्यता, सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को फसल बीमा योजना लागू करने की छूट दी और उन्हें किसी भी संख्या में अतिरिक्त जोखिम कवर सुविधाओं का चयन करने का विकल्प दिया। आईईसी गतिविधियों में निवेश, बीमा कंपनियों को सूचना, शिक्षा, संचार और गतिविधियों पर एकत्र कुल प्रीमियम का 0.5% खर्च करना होता है। फ्रेंड्स, एक इंडेक्स जारी हुआ है, चिल्ड्रन क्लाइमेट इंडेक्स। यह आवश्यक सेवाओं को बच्चों तक की पहुंच के आधार पर जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय घटनाओं जैसे कि चक्रवात, हीवेट आदि के प्रति बच्चों की भेद्यता के आधार पर विभिन्न देशों को रैंक प्रदान करता है। यानी फ्रेंड्स, यहाँ पर बच्चों को होने वाले रिस्क को जलवायु परिवर्तन से और उनके साथ होने वाली घटनाओं से ये रैंक प्रदान करता है। इस समय जो इस चिल्ड्रन क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में पाकिस्तान का 14वां, बांग्लादेश का 15वां, अफगानिस्तान का 25वां, जबकि भारत का 26वां
स्थान है दक्षिणी एशियाई देशों में शामिल है जहां बच्चों पर जलवायु संकट के प्रभाव का जोखिम सबसे अधिक है। भारतीय परिदृश्य के हिसाब से इसे देखें तो भारत उन 4 दक्षिणी एशियाई देशों में शामिल है जहां बच्चों को जलवायु परिवर्तन के कारण स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में खतरों का सामना करना पड़ता है। अनुमान है कि आगामी वर्षों में 600 मिलियन से अधिक भारतीयों को पानी की गंभीर कमी का सामना करना पड़ेगा, जबकि साथ ही वैश्विक तापमान में 2 सेल्सियस से ऊपर की वृद्धि के बाद भारत के अधिकांश शहरी क्षेत्रों में फ्लैश फ्लडिंग की घटनाओं में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। ज्ञात हो कि वर्ष 2020 में दुनिया के 30 सबसे प्रदूषित शहरों में से 21 भारत में थे। फ्रेंड्स, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चिंताजनक बात है कि हमारे यहाँ का जो पर्यावरण है, जो हमारा पर्यावरण बहुत दूषित होता जा रहा है, जिसके लिए जलवायु परिवर्तन भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से हो रहा है, जिससे मानव यानी भारत में रहने वाले लोगों का काफ़ी ज़्यादा रहना सहन प्रॉब्लम हो रही है। और जैसे कि सबसे पहली समस्या पानी की गंभीर कमी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, इस तरह की न्यूज़ पे हमें भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वी आर द स्टूडेंट्स, सो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड the feelings of the human beings, and we participate in this field to achieve the goal of the environment pollutions. So friends, अगली न्यूज़ हमारी आती है मालाबार अभ्यास से। यह एक बहुपक्षीय वार गेम नौसैनिक अभ्यास है जिसे वर्ष 1992 में शुरू किया गया था। यह भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेनाओं के बीच एक द्विपक्षीय अभ्यास के रूप में शुरू हुआ था। इस अभ्यास के 2 और संस्करण वर्ष 1995 और 1956 में आयोजित किए गए, जिनके बाद भारत के परमाणु परीक्षणों की पृष्ठभूमि में वर्ष 2002 तक इसे रोक दिया गया था। अमेरिका ने हमारे ऊपर कुछ प्रतिबंध लगा दिए थे, क्योंकि हमने वर्ष 2002 के पहले भारत में परमाणु परीक्षण किया गया था। तो वर्ष 2002 के बाद यह अभ्यास प्रतिवर्ष आयोजित किया जा रहा है। जापान और ऑस्ट्रेलिया ने पहली बार मालाबार एक्सरसाइज में 2007 में भाग लिया, और 2014 के बाद में भारत और अमेरिका और जापान प्रतिवर्ष इस अभ्यास में हिस्सा ले रहे हैं। भारत प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभुत्व को सीमित करने हेतु भारत के अनुरोध पर वर्ष 2020 में ऑस्ट्रेलिया भी मालाबार अभ्यास में शामिल हुआ। बीते एक दशक में यह पहली बार था जब मालाबार 2020 में सभी 4 क्वाड देशों की भागीदारी देखी गई। फ्रेंड्स, क्वाड देशों का समूह भारत, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और जापान और ऑस्ट्रेलिया का है। मालाबार एक्सरसाइज 2021 पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र क्वाड के ढांचे के भीतर यह पहला संयुक्त समुद्री अभ्यास है, और जाहिर तौर पर इसका उद्देश्य चीन को एक सख्त संदेश देना है। इसकी मेज़बानी अमेरिका कर रहा है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप बगल में मानचित्र में देख पा रहे हैं कि यहाँ पर गुआम जो आइलैंड है, आप यहाँ से देख सकते हैं इसको, गुआम आइलैंड है ये आपका, जो कि अमेरिका के कंट्रोल में है, यूएसए के कंट्रोल में है। ये यहीं पर यह युद्धाभ्यास हो रहा है और क्वाड समूह के द्वारा हो रहा है। मैंने जैसा कि अभी बताया कि भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की नौसेनाओं ने मालाबार के 25वें संस्करण में हिस्सा लिया, जो प्रशांत महासागर में गुआमा तट पर शुरू किया गया। गुआमा उत्तरी प्रशांत महासागर में एक अमेरिकी द्वीप क्षेत्र है, जो पश्चिम में मेनलैंड अमेरिका की तुलना में पूर्व में चीन के काफ़ी करीब है, जो इसे भारत प्रशांत अभियानों के लिए आदर्श सैन्य रणनीतिक पोस्ट बनाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड सर्किल में ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, ताकि इस चैनल का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।